नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, हम आपके लिए महाराष्ट्र में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है, जो बड़ी खबरें हैं, वो लगातार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव हुए, एमएलसी चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों के बीच जो कुछ भी उठापटक चलती है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो सारी खबरें हम आप तक लेकर के आते हैं। और अब हम जिस खबर पे बात करने जा रहे हैं, वो एक आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस पर अब यूबीटी पक्ष की तरफ से भी रिएक्शन आया है। शिवसेना यानी यूबीटी पक्ष जो है, उसने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के जो केंद्र का फैसला है, उस पे जो है उसको गलत बताया है, उसके खिलाफ जो है उन्होंने कहा है कि ये गलत है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं बचा है, वो केवल लोगों को गुमराह करना चाहती है, क्योंकि उसके पास संसदीय बहुमत नहीं है। अब इस तरीके के आरोप जो है वो यूबीटी पक्ष की तरफ से, शिवसेना की तरफ से जो है वो लगाए जा रहे हैं। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहब ठाकरे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था। संजय राउत ने कहा कि आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे और देश में बम बना रहे थे। संजय राउत ने आगे जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा है कि अब बीजेपी के पास कोई काम नहीं बचा है, 50 साल हो गए हैं और अब लोग आपातकाल को भूल चुके हैं। शिवसेना नेता संजय राउत जब ये इंटरव्यू दे रहे थे, तब वो लगातार बीजेपी पे हमला बोल रहे थे और कहा कि इस देश में आपातकाल क्यों लगाया गया। कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान में खुला ऐलान किया गया, हमारे जवानों और सेना को सरकार के आदेशों का पालन न करने के लिए कहा गया। और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लगाते। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह बम फोड़ रहे थे। उस समय बालासाहब ठाकरे ने खुलकर आपातकाल का समर्थन किया था, आरएसएस ने भी इसका समर्थन किया था। और इन बातों के साथ अब संजय राउत ने बीजेपी पे हमला बोला है और ये जो आपातकाल को लेकर के जो कुछ भी सामने आया है, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी राय रखी है। वैसे अब इस मामले पर तमाम जो देश के नेता हैं, जो पक्ष और विपक्ष है, उन दोनों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और इस मामले पर दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमलावर हैं। और इसे एक तरीके से ये भी जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में विपक्ष ने संविधान को मुद्दा बनाया कि संविधान बदलने वाला है, एक नैरेटिव गया लोगों के बीच में। और हमने देखा कि जब शपथ समारोह चल रहा था मंत्रिमंडल में, जब सांसद सब पहुंचे, वहां भी जो है वो संविधान की जो किताब है वो विपक्ष ने लहराई। और अब लग रहा है कि बीजेपी को ये पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से ये तमाम कवायद जो है वो अब सामने आ रही है। खैर, अभी देखिए आप कि संजय राउत ने बीजेपी पे हमला किया और अब भाजपा की तरफ से भी जो नेता है उनका बयान सामने आने लगा है। भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि संजय राउत की आपातकाल पर टिप्पणी अर्थहीन और निरर्थक है। अजय आलोक ने पीटीआई के साथ में एक इंटरव्यू किया है और कहा है कि वह बाला साहब ठाकरे को भूल गए हैं, वह संविधान हत्या दिवस को कैसे याद रखेंगे। यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि 25 जून 1975 को 140 करोड़ भारतीयों के संवैधानिक अधिकार कैसे छीन लिए गए थे। खैर, ये बातें जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर इसको देखा जाए तो आप देखिए कि इससे पहले कभी भी जो आपातकाल था उसको लेके बातें होती थी और 2014 के बाद जो है वो बीजेपी चुन करके सरकार में आई है और उसके बाद से कभी भी इस तरीके की बात नहीं उठी कि हत्या दिवस के रूप में इसको मनाया जाए या नहीं मनाया जाए। लेकिन जब भी संविधान की बात होती तो आपातकाल का जिक्र होता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू हुए और भाजपा के ही एक नेता जो ये कहते दिखाई दिए कि अगर 400 पार चले गए तो संविधान में बदलाव हो सकता है, जिसके बाद विपक्ष को भी एक मौका मिला और इस बात को वो आगे लेकर चले गए। और कहीं ना कहीं हालांकि बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया, और लेकिन देखा जाए तो इसमें भाजपा के भी कई नेताओं का हाथ रहा, जिससे ये मैसेज जनता के बीच में गया कि 400 पार के बाद संविधान बदलने वाला है। और
चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना या शरद पवार की ही पार्टी क्यों ना हो, सबने ये 400 पार के नारे के साथ में संविधान बदलने वाले नैरेटिव को हाथों हाथ लिया और इसी को भी मुद्दा बनाया और जो लोगों तक पहुंचा और कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत बड़ा साबित हुआ और इसीलिए लोकसभा इलेक्शन में जो रिजल्ट आया वो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उनके खिलाफ ये रिजल्ट गया। बहुत सारी सीटें उन्हें यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में गंवानी पड़ी और ये उन्हें बहुमत से दूर कर दिया। अब आलम यह है कि अब सहयोगी दल के भरोसे उनकी सरकार अब चल रही है, लेकिन इस संविधान के नैरेटिव को कैसे बदला जाए, संविधान का जो एक कह सकते हैं जो मुद्दा उठा हुआ है विपक्ष की तरफ से, उसे कैसे आगे पीछे किया जाए या उसको कैसे भेदा जाए, उसी रणनीति के तहत ये ऐसा समझ में आता है कि अब जो आपातकाल की बात की जा रही है, संविधान के हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात की जा रही है, ये तमाम जो चीजें की जा रही हैं ये कहीं ना कहीं उसका एक काट नजर आता है इस समय, क्योंकि अभी आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद और 2 राज्यों में चुनाव है और अब बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि संविधान बदलने वाले नैरेटिव के साथ में वो कोई चुनाव में उतरे, क्योंकि उसे फिर से नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले भी ये देखा गया था। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जो विपक्ष है वो क्या करता है, क्योंकि लगातार विपक्षी नेता हमलावर हैं और जैसा कि संजय राउत के बारे में मैंने आपको बताया कि संजय राउत ने कैसे बीजेपी पे हमला बोला है और कहा है कि ये 50 साल पहले की बात है और लोग अब इस बात को भूलने लगे हैं और अब अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि ये बीजेपी के पास अब ज्यादा कोई काम बचा नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें लेकर के सामने आ रहे हैं जो विपक्ष एक तरीके से हमलावर दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी की नेता इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपातकाल को लेकर के वो जो विपक्ष है उसको घेरना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन किसको घेरता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में अगर स्थिति की बात करें तो अभी एमएलसी चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं और एमएलसी चुनाव में देखा गया कि इस बार क्रॉस वोटिंग की जो संभावना थी उसमें कांग्रेस की तरफ से जो है वो क्रॉस वोटिंग की गई है और बीजेपी जो है वो महायुति जो है वो एमएलसी चुनाव में एक बार फिर से महायुतियों से गठबंधन जो है वो जीत गए हैं। 9 सीटें टोटल महायुति ने निकाली हैं, जिसमें से 5 बीजेपी ने, 2 एकनाथ शिंदे ने और 2 अजित पवार ने निकाली है। वहीं जो है 1 सीट उद्धव ठाकरे ने भी जीती है और 1 सीट कांग्रेस ने जीती है, लेकिन जो शरद पवार की तरफ से जो उन्होंने कंटेंडर खड़े किए थे उनकी हार हुई है वहां पे। और देखा जाए तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6 कम से कम जो नेता हैं कांग्रेस के उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है, जिसकी वजह से कुछ जो रिजल्ट थे वो थोड़े से बदलाव हुए हैं। हालांकि रिजल्ट जो आए हैं इसकी संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है वो अजित पवार, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास ही हैं, क्योंकि जो कुछ भी 2022 में हुआ उसके बाद सारे विधायक जो हैं पार्टी 2 हिस्सों में बटी और कई विधायक जो है वो यूपी शिवसेना जब 2 हिस्सों में बटी तो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक चले आए और बड़े तादाद में विधायक जो है वो शरद पवार का साथ छोड़ के अजित पवार के साथ चले आए। तो इस तरह से देखें तो वैसे भी जो है बीजेपी और महायुति का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। क्रॉस वोटिंग की जो संभावना थी उसको किसी भी तरीके से उन्होंने रोक लिया, इसी में उनकी जो है एक तरह से जीत हुई है, क्योंकि उन्हीं के विधायक थे तो उन्हें ही वोट करना था। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।